दरवाजे की बेल बजाने के बजाय दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर और आने वाले की पुकार सुनकर मैं समझ गया कि कौन आया है। मैंने कहा, अरे भाई जरा ठहरो, मैं आ रहा हूँ। बैठे ही बैठे मैंने आने वाले से कहा। ये सुनकर मेरी पत्नी बोली, लगता है भाई साहब आए हैं। कहते हुए उसने ही दरवाज़ा खोल दिया। आइए भाई साहब, बहुत दिनों बाद आज आपको हमारी याद आई है। भाभी जी, मैं आज एक खास काम से आपके पास आया हूँ, लेकिन पहले चाय पिलाइए। नंदा से चाय की फरमाइश की है तो मैं समझ गया कि आज ज़रूरी उसका कोई काम है। मैंने अपने सामने रखे सारे कागजात उठाकर रख दिए, क्योंकि उसके आने की मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी। हाँ, बोलो क्या काम है? मैंने पूछा। देखो राजा भाई, मैं चित्रा की शादी पक्की करने जा रहा हूँ। लड़का अच्छा है और घर बार भी ठीक ठाक है। मुझे रुपयों की कोई कमी नहीं है। मेरी सिर्फ 2 बेटियाँ हैं। मेरा सब कुछ उन्हीं का तो है। मैं उन्हें बहुत कुछ दूंगा, सच है कि नहीं? फिर भी लड़के की ज़्यादा जानकारी तो मालूम करनी ही पड़ेगी, और वही काम लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दादाजी की बेटी चित्रा सचमुच बहुत सुंदर और भली लड़की थी। अमीरी में पलकर भी बहुत सीधी सादी थी। हम दोनों को हमेशा यही सवाल सताता कि चित्रा की माँ बड़े घर की बेटी मायके से खूब धन दौलत लेकर आई थी, और हमेशा अपना बड़प्पन जताने वाली उसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई थी, और न ही उसे कोई शौक था, न किसी कला का ज्ञान। वो अपनी अमीरी के सपनों में खाने वाली, और इसीलिए उसकी मेरी पत्नी से जमी नहीं। देख राजा भाई, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, और मेरी बेटी भी अच्छी है, तो हमें अच्छा दामाद तो मिलना ही चाहिए। हाँ भाई हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा देखा हुआ लड़का जरूर अच्छा ही होगा। मैं उसके शब्द सुनकर चौंक पड़ा। बाप रे बाप, क्या मैं फिर से ऐसे ही फंसूंगा? मेरे मन में विचार आया। राजा भाई, लड़का तुम्हारी जानकारी में है। तुम्हारी चचेरी साली का बेटा, जो सदा शिव पेट में रहता है। इस पर मैंने और नंदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाल ही में हमने एक शादी तय करने में योगदान दिया था। अब इस दोस्त से क्या कहूँ? मैं वैसे ही उठ खड़ा हुआ और सुदेश का खत अलमारी से निकालकर उसे दे दिया। दादाजी, तुम्हारी चित्रा की शादी तय हो रही है, ये सुनकर हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है। चित्रा बड़ी गुड़ी लड़की है, अतः उसे अच्छी ससुराल मिलनी चाहिए, यही हमारी भी तमन्ना है। लेकिन अब पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रहीं। आजकल हर घर में 1-2 बच्चे अपनी बच्चियों को माँ बाप खूब धन दौलत देते हैं। तुम्हारे जैसे धनवान सिर्फ देते ही नहीं, बल्कि उसका बोलबाला भी करते हैं। बार बार कहकर दिखाते हैं कि हमने बेटी को इतना दिया उतना दिया। ये बात किसी को पसंद आती है तो किसी को नहीं, और लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है। इस पर वे क्या करते हैं, वो अब तुम ही इस खत में पढ़ लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तुम समझ जाओगे। माननीय काका जी को नमस्कार। मैं ये पत्र जानबूझकर लिख रहा हूँ, क्योंकि आज या कल कुछ बातें आपको मालूम होंगी, तो उसके कारण आपको पहले ही ज्ञात कराना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। जो कुछ घटित हुआ है उस समस्या का हल मुझे ही निकालना था। हो सकता है मेरा निकाला हुआ हल आपको पसंद न आए, आपको कोई दोष न दें,
यही मेरी इच्छा है। आपने हमारी शादी तय करने में बड़ा योगदान दिया है। वैसे शादियां तय कराना आपका सामाजिक कार्य है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ये बतलाने के लिए ही ये पत्र लिख रहा हूँ। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाया करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण वहाँ से नाराज होकर ही लौटता था। सासू माँ अक्सर कहती थी कि आपने जो पैंट पहनी है वो हमने दी थी, वही है ना? हाँ, क्या कभी आपने अपनी पत्नी को कोई साड़ी दिलाई, या जो हमने दी थी उसी से काम चलाते हो? फिर अपनी बेटी से पूछती कि बेटी, क्या कोई नया गहना बनवाया या नहीं, या गहने भी हमारे दिए हुए ही हैं? गले में अभी तक मामूली मंगलसूत्र ही है, क्या मैं दूं अपने गले का निकाल कर? मैं देख रही थी कि तेरे ससुराल वाले कुछ करते भी हैं या नहीं। मेरी सास हमारे घर में आती तब भी वही डाक के 3 पात। ये थाली हमारी दी हुई है ना, ये सेट इतनी जल्दी क्यों निकाला है? वो दूर दूर के रिश्तेदारों को हमारा घर दिखाने लाती और बताती कि बेटी की गृहस्थी के लिए हमने सब कुछ दिया है। सुबह होते ही सास का फोन आता कि क्या तुम अभी तक उठी नहीं हो? आज खाने में क्या बना रही हो? खाना बनाने के लिए नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? तुम अपनी सास से कह दो कि मैंने कभी खाना बनाया नहीं है और मेरी माँ को भी इसकी आदत नहीं है। अगर तुम नौकरानी नहीं रख सकती तो मुझे बताओ, मैं एक नौकरानी तुम्हारे लिए भेज दूंगी जो तुम्हारे सारे काम कर लेगी। हमारी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए अक्सर फिल्म देखने जाते तो फिर बाहर होटल में ही खाना खा लेते, तो कभी शॉपिंग के लिए निकल पड़ते। शुरू शुरू में ये बात मुझे चुभी नहीं। मेरे माता पिता भैया भाभी कौन हमें समझाता? माँ तो मेरी बिल्कुल सीधी साधी। उसने देखा कि उसका बेटा यानी मैं तो यूं ही पूरा गोबर गणेश, फिर अपनी बीबी को क्या समझाऊंगा? घर में होने वाली कलह से बचने के लिए उसने मेरी अलग गृहस्थी बसाई। हम दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। सिर्फ मीठी मीठी बातें और अच्छे शानदार कपड़े पहनने से पेट तो नहीं भरता। मेरी पत्नी को तो दाल चावल भी बनाना नहीं आता था। पहले जब मैं ससुराल जाता तो मेरी सास बताती कि ये पूरन पूरी नीतू ने ही बनाई है, आज का सारा खाना उसी ने बनाया है। आपको गुलाब जामुन पसंद है ना, वे भी उसी ने बनाए हैं। मेरे घर में माँ और भाभी होने के कारण मेरी पत्नी को क्या क्या बनाना आता है इसका पता ही नहीं चला। उसे पूरन पूरी तो क्या, सादी चपाती भी बनाना नहीं आता था। अगर अपनी माँ से पूछकर कुछ बनाना है तो पूछे कैसे? हमारे घर में फ़ोन ही नहीं था, सब कुछ मुश्किल था। हमारे यहाँ फ़ोन नहीं था तो उसके माँ बाप हमेशा घर में आते कहते कि हमेशा बाहर की चीज़ें लाकर खाते रहते हो। मेरी नाराज़गी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब तक हमारी गृहस्थी अलग नहीं थी तब सारा खर्च पिताजी और भाई साहब उठाते थे, इसीलिए ये बोझ मेरे सिर पर कभी नहीं आया। पैसा कैसे खर्च किया जाए, कम खर्च कैसे किया जाए, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। होटल में खाना, घूमना, मौज मस्ती तथा शॉपिंग में ही मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। पिताजी से पैसा मांगना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ मेरी इस मजबूरी को समझती थी, इसीलिए वे अपने साथ साथ मेरे घर के लिए भी राशन का इंतजाम कर देती थी। अब मुझे जीवन की असलियत का पता चलने लगा था।
नई नई शादी की मौज मस्ती अब खत्म हो चली थी। इससे उबरने के लिए अब हमें अपना रास्ता खोज निकालना था, और यही सोचकर मैंने नीतू को सब बातें ठीक से समझाने का फैसला कर लिया। उसी समय शहर से जरा दूर पिताजी का एक प्लाट था। वे उसे मुझे देने वाले हैं, ये बात उन्होंने मेरे ससुर को बताई, तो उन्होंने घर बनाने के लिए रुपया दिया। हम सबसे जरा दूर रहने के लिए गए, इसीलिए बहुत से सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। अतः बंगला बनने तक मैं खामोश रहा। नए घर में रहने के लिए जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि अब मेरी कमाई में ही घर का सारा खर्चा चलाना है। उसने मितव्ययिता शुरू कर दी। हमारा बाहर घूमना फिरना बंद हो गया। शुरुआत में उसे घर के काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी, इसीलिए मैं भी उसे सहायता करता था। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। शहर से जरा दूर होने से अब मेरे सास ससुर का आना जाना जरा कम हो गया था, लेकिन सास जब कभी हमारे घर आती तो फिर से शुरू हो जाती कि नीतू तुम कैसे अपनी गृहस्थी चलाती हो, तुम्हारे घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इस पर नीतू अपनी माँ को जवाब देती कि माँ, तुम्हारी गृहस्थी को कितने साल हो गए, मैं तुम्हारी उम्र की हो जाऊंगी तो मेरे पास भी वे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे ना बताकर मेरी सास हमारे लिए कोई चीज़ लेकर आती और कहती कि सुदेश बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं थी इसीलिए मैं ले आई हूँ, ये इम्पोर्टेड माल है, मुझे तो इंडियन चीज़ें जरा भी पसंद नहीं आती। मैं भी नहले पर दहला मारता कि हाँ, लेकिन मुझे भी दूसरों की दी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती। मेरी पत्नी नीतू न मुझसे कुछ कह पाती और न अपनी माँ से, लेकिन मेरी नाराज़गी की वजह अब वो समझने लगी थी। वो अब घर के सारे काम खुद करने लगी और मेरे प्यार के कारण अब उसमें आत्मविश्वास जागने लगा था। अतः अब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब वो अपनी माँ से सीधे कह देती कि माँ, अब तुम मेरे लिए कुछ लाया ना करो, सुदेश को भी तुम्हारा बर्ताव पसंद नहीं आता और इससे हम दोनों के बीच मनमुटाव होता है और झगड़ा होने लगता है। दूसरों की भावनाओं को समझना मेरी सास ने कभी सीखा ही नहीं था और शान दिखाने की आदत कैसे छूटती। अब मुझे अपनी आमदनी बढ़ाकर इन सब से छुटकारा पाना था। संयोग से मेरी कामना पूरी होने लगी। मैंने एक लघु उद्योग शुरू किया और वो फूलने फलने लगा। अब कमाई बढ़ने लगी, लेकिन ये बात मैंने नीतू से छिपाए रखी। इसी बीच मेरे ससुर ने अपनी उम्र के 59 साल पूरे किए। इस अवसर का मैंने लाभ उठाने का फैसला किया और अपने माता पिता से कहा कि मैं अपने ससुर की 60वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रस्ताव सुनकर माता पिता खुश हो गए। मेरे माँ बोली कि दामाद भी तो बेटा ही होता है, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। लेकिन माँ को मेरी तिरछी चाल जरा भी समझ में नहीं आई। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हो गए। इस पर मेरी पत्नी जरा छटपटाई, क्योंकि उसके माता पिता के लिए मेरे प्यार से अच्छी तरह वाकिफ थी। अतः मेरे आयोजन के बारे में उसके मन में शंका थी। ये बात उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। समारोह के दिन सुबह होम हवन और पूजा के बाद सारे पुरोहितों को ससुर जी के हाथों किसी को चांदी का बर्तन, तो किसी को चांदी की कटोरी, किसी को चांदी की थाली आदि मेरे घर की महंगी चीजें दान करवाई। उपस्थित ब्राह्मण और मेरे रिश्तेदार ये देखकर चकित रह गए।
छोटी मोटी वस्तुओं को मैंने घर के कोने में सजा कर रखा था, अतः मैं उन्हें आंगन में ले आया। मेरे नौकर से सुबह ही कह दिया था मैंने कि वो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों को वहां लेकर आए। उन्हें अंदर बुलाया गया और सास के हाथों से एक एक चीज का बंटवारा करवा दिया। एक एक चीज देते समय सास का चेहरा उतर गया था। आखिर उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि अरे सुदेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी दी हुई सारी चीजें गरीबों में क्यों बांट रहे हो? लेकिन सारी चीजों का बंटवारा होने तक मैं खामोश रहा। फिर बोला कि हाँ, वे सारी चीजें आपने हमें दी थी, अब आपने ही अपने हाथों से उन्हें गरीबों में बांट दिया। वैसे आपका हमें कुछ देना मुझे जरा भी नहीं भाया। अब आप किसी के सामने मुझसे नहीं पूछ सकेंगी कि सुदेश, ये चीज हमारी दी हुई है ना? इन चीजों का दान करने से अब इन गरीबों की दुआएं आपको मिलेंगी। मैं तो आपके उपकारों से अब मुक्त हो गया हूँ। सब लोगों के सामने मैंने अंदर अपने ससुर के हाथ में बंगला बनाने की लागत का चेक रख दिया और उन्हें नमस्कार करते हुए बोला कि ये रकम अपने मुझे बंगला बनाने के लिए दी थी, ये राशि मैं आपको लौटा रहा हूँ। बहुत सी संस्थाएं गरीबों के लिए काम करती हैं। आप ये रुपया उन्हें दान करेंगे तो उनके लिए ये बड़ी सहायता होगी। इस पर वे बोले कि लेकिन ये राशि मैंने तुमसे वापस नहीं मांगी थी। वापस नहीं मांगी थी आपने, लेकिन कई लोगों के सामने आपने बार बार कहा कि मैंने बंगला बनाकर दिया है। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं ये रकम आपको वापस करने के काबिल हो गया हूँ। आपने बंगला बनाने के लिए रुपए दिए, लेकिन जिस जमीन पर ये बंगला बनाया गया वो तो मेरे पिताजी की दी हुई थी। ये बात आप भूल गए। आप अपनी बेटी से पूछिए कि क्या मेरे पिताजी ने कभी उससे कहा कि ये जमीन मेरी दी हुई है। सासू माँ, वैसे आपके मुझ पर बड़े उपकार हैं। आपने जो कुछ दिया उसका बार बार बखान ना करती तो मैं जीत करके इस हालत में कभी नहीं पहुंचता कि आपके उपकारों का बोझ उतार सकूं। मुझे तो आपके सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है। कहते हैं कि दान देते वक्त एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को नहीं होनी चाहिए, और आप तो अपनी ही बेटी को दी हुई चीज़ों का लोगों के सामने ढिंढोरा पीटती थी। मेरा ये व्यवहार मेरे माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी पत्नी को तो इस बात का गहरा सदमा लगा। वो अपनी माँ से बोली कि मैंने 1000 बार कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम्हें ऐसा ही जवाब मिलना था। मेरे ससुर गुस्से से आग बबूला हो गए तो मेरे पिताजी ने उन्हें समझाया कि भाई साहब जाने भी दीजिए, मेरा बेटा नादान है और उससे गलती हुई है। उसकी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। उसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेरे पिताजी की बात सुनकर मेरे ससुर को पश्चाताप हुआ। वे बोले कि सुदेश, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने तुम्हारे बर्ताव पर सोचा तो पाया कि तुम ठीक ही हो। कांटे से कांटा निकालने की कहावत को तुमने चरितार्थ किया है। पैसे से आया घमंड अब खत्म हो गया है। अब तुम हमें माफ़ कर दो। हमारे कारण तुम्हें काफ़ी सहना पड़ा। काका जी, अब मैं उनका असली दामाद बन गया हूँ। इस पर आप प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। आपका सुदेश। दादाजी ने पत्र वापस करते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। देने वाले को भी चाहिए कि वो सुख प्राप्त करने के लिए दे।
छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते करते हमने दुख सहे। अब अपने बच्चों को ये सब ना सहना पड़े, इसीलिए वे अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए, वरना लेने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। ये ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अब मेरे हाथ से भी ये ऐसी गलती होने जा रही थी। तुमने ये पत्र पढ़ने का मौका देकर मुझे जगा दिया है। हमारे कारण हमारी बेटी की गृहस्थी में तूफान नहीं उठना चाहिए। तुम मेरी तरफ से सुदेश को धन्यवाद कहना कि उसके कारण एक और ससुर जाग गया है। कहते हैं कि दान देते वक्त एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को नहीं होनी चाहिए, और आप तो अपनी ही बेटी को दी हुई चीज़ों का लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।